साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ 2023 के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जीएस, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि थारू जनजाति के बारे में कौन सा या से कथन सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में पाई जाती है, सही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये भी सही है। तीसरा कथन, यह बिहार की चौथी सबसे बड़ी जनजाति, नहीं, यह बिहार की भी जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से चारों में से। देखिए, पहला है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। पहला कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ये कथन भी सही है। तीसरा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि यह जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है, न कि छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में। तो इसलिए तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है। चौथा, मैथान बांध जो है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है, ये कथन सही है। तो पहला दूसरा चौथा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में गन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहला, गन्ने के बीज एसबीआई कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है, एसबीआई कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो तेलंगाना में है, ये कथन भी आपका सही है। पहला दूसरा सही। तीसरा, कर्ण 14 सहज 3 तथा CO 12009 संकल्प ये गन्ना की किस्म है, ये तीन के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयला उत्पादन में राज्यों के घटते क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो आप यहां पर देखें, उत्पादन के बारे में बात कर रहा है। सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है? छत्तीसगढ़ में, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर तेलंगाना है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार जो है भारत में कोयला उत्पादन में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे झारखंड और पांचवें पे तेलंगाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। वहीं यदि संचित भंडार की बात करें तो संचित भंडार में सबसे अधिक भंडार कोयले का भंडार कहाँ पे है? झारखंड, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, देखिए छत्तीसगढ़ जो है भंडारण में मतलब संचित भंडार में तीसरे नंबर पे है, परंतु उत्पादन में पहले नंबर पे है। और भंडारण में जो है भंडार में आपका पश्चिम बंगाल जो है चौथे पे है और मध्य प्रदेश पांचवें पे है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में क्रमशः 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसमें आप देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन कौन से हैं? तमिलनाडु जो क्रम है आपका, सबसे अधिक तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है? चारों विकल्पों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं? देखिए, पहला, कोंकण रेलवे रोहा से मंगलूर को जोड़ता है, ये कथन सही है। दूसरा, सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया है, यह भी कथन सही है। तीसरा, NH2 असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से गुजरता है, यह भी सही है। डी, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 NS है, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि वर्तमान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH27 EW है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, EW है। और यह जो है आपका NH27 EW यह असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर के गुजरता है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है सही है? यहां पर 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है, माउंट मेरोपी तथा क्राकाटोव
माउंट पेरापी तथा क्राकाटाओ यहाँ के ज्वालामुखी हैं। ये कथन आपका सही है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर लगभग 17,000 से अधिक जो हैं वो छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है आपका। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है 1 और 2। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन जो है इन चारों में से अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो यहाँ पर अंगोला, बोत्सवाना, लाइबेरिया, गैबन में आपका जो अंगोला है, अंगोला ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है। और गैबन जो है, गैबन आपका ये भूमध्य रेखा पर अर्थात विषुवत रेखा पर पश्चिमी अफ्रीका में, लाइबेरिया जो है यह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है नदी और शहर के संदर्भ में? देखिए, चाओ फ्राया नदी कहाँ पर है? बैंकॉक। चाओ फ्राया नदी के किनारे बैंकॉक शहर है। असशियन नदी के किनारे पराग्वे है। मिसिसिपी ये आपका न्यू ऑरलियंस इसके किनारे है। टगस जो है, टगस नदी के तट पर पुर्तगाल का शहर लिस्बन है, ना कि ड्रेसडेन है। ठीक है, ड्रेसडेन नहीं है। ड्रेसडेन जो है आपका ये एल्ब जो नदी है उसके किनारे स्थित है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है जनजाति और कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, सकाई जनजाति जो है ये आपकी मलय प्रायद्वीप में है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में। बोरोरो जनजाति ये मलेशिया में नहीं पाई जाती। बोरोरो जनजाति जो है ब्राजील में पाई जाती है। ये आपकी बोरोरो ब्राजील में पाई जाती है। जबकि मलेशिया में बात करें तो मलेशिया में सेमांग जनजाति, कौन सी? सेमांग जनजाति पाई जाती है। और युकागिर जनजाति जो है ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेवी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? सेवी जो है आपकी प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार की एक नियामक संस्था है। अगला है, भारत में वर्ष 2023-24 बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह जो है आपका 5.9, राजकोषीय घाटा जो है ये 5.9% रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा 5.9 है, जबकि राजस्व घाटा जो है वो 2.9 है और प्राथमिक घाटा जो है वो 2.3% है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग 8 कोर उद्योगों में शामिल हैं? यहाँ पे 4 उद्योगों के बारे में बात की गई है, तो बताना इनमें से कौन शामिल। देखिए, विद्युत, इस्पात, कोयला, सीमेंट, ये 4 के चारों जो हैं 8 कोर उद्योगों में शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो 8 हैं कौन कौन से हैं? विद्युत, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, ये 8 जो हैं ये कोर उद्योग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है समिति या आयोग तथा उसके कार्य के संबंध में? यहाँ पर देखिए, खुसरो समिति जो है ये कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है, कृषि एवं ग्रामीण साख। दूसरा है, नरसिम्हन समिति जो है ये वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधित है। जबकि राजा जी चलैया जो समिति है ये बेरोजगारी अनुमान से संबंधित नहीं है। राजा जी चलैया समिति की स्थापना वर्ष 1991 में कर संरचना में सुधार अर्थात टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म अर्थात कर संरचना में सुधार के लिए की गई थी। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में वेकनाट से तात्पर्य क्या है? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में वेकनाट से मतलब जो होता है ये सूदखोर होता है। क्या होता है? सूदखोर। ठीक है। और वहीं नाविक के लिए क्या मिलता है? नाविक के लिए अरित्रु शब्द मिलता है। और आपका इसके अतिरिक्त देखिए, पतवार को अरित्र कहा गया है, धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा गया है, धातु कर्म करने वाले को क्या कहा गया है? कर्मा कहा गया है। तथा बढ़ई के लिए तच्छा शब्द मिलता है। क्या मिलता है? तच्छा शब्द मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नैनार के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। नैनार के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। 3 कथन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। पहला, नैनारों की संख्या 63 थी और ये शैव थे। ठीक है, नैनार ये शैव थे। दूसरा, तेवरम तथा तिरुवाशकम
इनके गीतों के संकलन, ये कथन भी सही है। तीसरा, अपार शबंदरम शबंदर सुंदरार तथा मणिक्व सागर नयनार थे, ये भी कथन सही है। तीन के तीनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर 1 2 3 देखिए, नयनार 63 थे जो शैव थे, और वहीं आपके अलवर जो थे, अलवार जो कि वैष्णव थे, वो 12 थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण रजत एवं ताम्र सिक्कों को चलाया था? इन तीनों प्रकार के सिक्कों कौन कौन चलाया था? कलचुरी कलचुरी राजवंश ने जो है, कलचुरी राजवंश ने आपका स्वर्ण रजत एवं तांबे इन तीनों के सिक्के चलाए थे। जबकि जो सातवाहन थे, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के चलाए थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो व्याकरण से संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित इसमें जो है, इन चारों में से जो तोलकाप्पियम है, तोलकाप्पियम ये जो है आपका व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तोलकाप्पियम तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचयिता जो थे वो तोलकप्पियर थे। कौन थे? तोलकप्पियर थे। आगे बढ़ते हैं, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इस मस्जिद का निर्माण जो है खिज्र खान ने, किसने कराया था? खिज्र खान ने कराया था, जो कि पूर्णतया इस्लामी शैली में करवाया गया था। और जो सिकंदर शाह था, सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद पांडुआ का निर्माण कराया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके पास दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, पहला, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ये कथन आपका सही है। दूसरा, अहदी सैनिक बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, ये भी सही है। तीसरा, लोक आचरण अधिकारी को मुशरिफ कहते थे, ये कथन आपका गलत है। लोक आचरण अधिकारी को मुहतिब कहते थे, मुहतिब कहते थे, ठीक है। जबकि मुशरिफ जो होता था, मुशरिफ ये कार्यालय संभालने वाला अधिकारी होता था। मुशरिफ जो है वो कार्यालय संभालने वाला अधिकारी होता था। इस प्रकार से 1 और 2 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है? गांधीज ट्रुथ, गांधी का सत्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम हंटर, सॉरी नहीं, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन जो है गांधीज ट्रुथ, गांधी का सत्य नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यहां पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकाफ, मैकाले तथा लॉर्ड रिपन ये स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे। लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकाफ, मैकाले तथा लॉर्ड रिपन स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, लॉर्ड वेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग भारतीय प्रेस की सुनता के पक्ष में नहीं थे, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखें, समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1925 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई, ये कथन सही नहीं है। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु 1921 में, ना कि 1925 में, 1921 में जो है आपकी कमेटी की गठन या कमेटी की, प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। डी, वर्ष 1908 में, वर्ष 1908 में द न्यूज़पेपर एक्ट, वर्ष 1908 में द न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, नाटी नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। खानटुम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। थाली नृत्य जो है ये मेघालय का नहीं है। थाली नृत्य जो है ये आपका उत्तराखंड का है। जबकि मेघालय में कौन सा है? लोहो नृत्य, लोहो नृत्य जो है वो मेघालय में है। कोरकू नृत्य महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 24, क्वेश्चन नंबर 24 में 4 विकल्प दिए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप देखें, दार उल उलूम देवबंद जो सहारनपुर में, ये 1886 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, 1866 में, ये सही है। दूसरा, दार उल उलूम नवातुल उलमा अलीगढ़, नहीं, ये कथन आपका गलत है। देखिए, आपका दार उल उलूम नवातुल उलमा की स्थापना लखनऊ में जो है 1898 में कब, कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। तो बी वाला आपका सही नहीं है। वहीं अगला जो है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1888 में होती है, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ये भी सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है उद्योग और स्थान के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है, सही है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र टुंडला में नहीं है। परमाणु शक्ति केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के नरोरा में है। बुलंदशहर के नरोरा में। टुंडला कहाँ पे? फिरोजाबाद में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो यह मथुरा और आगरा है। मथुरा और आगरा। तो यहाँ पर मथुरा आपका विकल्प में दिया गया है, तो आप ए ऑप्शन सही मानेंगे। जबकि जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय का तराई क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है। देखिए, 8 फरवरी 1962 को 1962 को एक स्वायत्त कला संस्थान के रूप में, स्वायत्त कला संस्थान के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसमें से देखिए बी ऑप्शन देखिए आपका, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात, ये जो है आपका, ये आपका पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। देखिए, पहले वाले ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। सी वाले ऑप्शन में देखिए आपका हरियाणा नहीं बनाता है। डी वाले में ऑप्शन में देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। आगे बढ़ते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ियां हैं वो कार्डमम पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां जो है ये कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। ठीक है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम, इसे इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं, ये स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जनजाति और उनकी अवस्थिति के बारे में? तो आप देखिए, अंगामी जनजाति जो है यहाँ थोड़ा कम सही लिखा है। अंगामी नागालैंड की सही है। बिरहोर झारखंड की है। खस जो है अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। खस जनजाति जो है भारत के मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है इसकी वजह से प्रभावित होती है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। आगे बढ़ते हैं, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। इन चारों में से क्रोमियम, कोबाल्ट, सोडियम, आयोडीन में कोबाल्ट आवश्यक होता है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आप यहाँ पे देखिए, बॉक्साइट का जो खनन कहाँ से होता है आपका? लोहदरगा। बॉक्साइट के जो भंडार हैं वो झारखंड के लोहदरगा में है। जबकि जो आपका कोडरमा हो गया आपका अभ्रक के लिए, ना कि लोहे के लिए। ठीक है, कोडरमा अभ्रक के लिए है। तलचर जो है अभ्रक के लिए नहीं, कोयले के लिए है। बैलाडीला जो है, ये बैलाडीला लिखा है, बैलाडीला है, बैलाडीला ये लौह एस के लिए है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? लोहदरगा में। आपका तलचर में क्या पाया जाता है? तलचर में आपका कोयला है। कोडरमा में क्या है? अभ्रक है। और बैलाडीला में क्या है? लौह अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 126वें स्थान पे है। भारत 126वें स्थान पर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर कौन सा है? नंबर 1 पर जो है वो आइसलैंड है, और ये इसका 17वां संस्करण जो है इसको जारी किया गया है। तो आइसलैंड नंबर 1 पे, भारत 126वें पे। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से कथन इसमें सही है। देखिए, पहला, यह सूचकांक 4 स्तंभों नीति व्यवसाय पारतंत्र, निर्यात पारतंत्र तथा निर्यात निष्पादन पर आधारित है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, पहला कथन सही है। दूसरा, समग्र रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त है, नहीं।
समग्र रैंकिंग में तमिलनाडु को जो है पहला स्थान दिया गया है, गुजरात चौथे पे है, उत्तर प्रदेश सातवें पे है। और भारत का शीर्ष, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, भारत का शीर्ष निर्यातक जिला गुजरात का सूरत है, नहीं, ये कथन भी गलत है। भारत का शीर्ष निर्यातक जिला जो है गुजरात का जामनगर है, गुजरात का जामनगर है। तो पहला केवल सही, दूसरा तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में ये विस्तारित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे है? अरल सागर के किनारे कौन सा देश है? तो देखिए, जो अरल सागर है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर इसका विस्तार है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है वो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये है लुडविक्स नदी। ठीक है, ये दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। जबकि जो शॉर्ट मेरी मारी नहर है ये कहाँ की है? कनाडा में है, कनाडा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो क्या होता है? वो है आपका अक्षांश। जो अक्षांश होता है वो मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने का कार्य करता है। मलेशिया में किट्टा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो किट्टा घाटी जो है ये आपका टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। वेनेजुला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? मरकैबो को जो है एक तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। देखिए, मरकैबो पत्तन जो है वेनेजुला की मरकैबो झील पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 3 से 16 जुलाई 2023 के मध्य लंदन, यूके के लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन थे? तो इसके विजेता कौन थे? कार्लोस अल्कराज ने जो है विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जो है वो मार्केटा बोंद्रोउशोवा ने जीता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कार्लोस अल्कराज ने अपने कैरियर का पहला विंबलडन खिताब तथा समग्र रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोशन ने। किसने किया था? वाल्टर जी रोशन ने। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव, जिसे हम लोग समुद्री गाय भी कहते हैं, जो कि विलोपन की कगार पर है, वो क्या है? यह मैमल है। क्या है? स्तनधारी है। ये स्तनधारी है। जो तमिलनाडु वाला आपका नीचे समुद्री तट है यहाँ पर ये पाए जाते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये है आपकी कृषि जो है जलवायु से, इन मत्स्य उद्योग, निर्माण खनन, कृषि में कृषि जो है सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? तो कौन करती है इन चारों में से? देखिए, हिमानी का पिघलना, सागरी जल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान वृद्धि, ये सभी के सभी जो है वैश्विक ताप के असर को इंगित करती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों। अगला है 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की थी? 16 अगस्त 2023 को। तो ये कौन सी योजना थी? ये थी आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, इस योजना के तहत कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। साथ ही 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए तक पहली किस्त में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, और उसमें मुख्य संरक्षित वन या पशु कौन से हैं ये हमें बताना है, सुमेलित करना है। देखिए, आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा असम में, यहाँ पर गैंडा 4 से मिलाइए। गिर के वन जो गुजरात में है, गिर में आपके क्या है? शेर हैं, 3 से मिला दीजिए। सुंदरवन में बाघ हैं, पश्चिम बंगाल। पेरियार में हाथी हैं। पेरियार में क्या है? हाथी हैं।
तो आपका 4312 आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पर देखिए, पहला 17 जुलाई 2023 को यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, ये सही है। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 पर आधारित है, ये भी सही है। तीसरा, वर्ष 2015-16 से 2019-21 के दौरान देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ अर्थात 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। ये तीन के तीनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि जाड़े की ऋतु में, कथन क्या है आपका कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है, सही है। कांड, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, ये कथन आपका गलत है। कांड जो है गलत है, तो इसलिए आपका कथन तो सही है परंतु कांड गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारी के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, पारा से मिनीमाता बीमारी होती है, मिनीमाता रोग होता है। कैडमियम की कमी, कैडमियम से इटाइटाई बीमारी। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, परंतु फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी जिसे फ्लूरोसिस कहा जाता है, ये होती है। ठीक है, इस बीमारी में फ्लोरोसिस में FLUOROSIS इसकी स्पेलिंग है। फ्लोरोसिस में दांतों का बाह्य आवरण जो इनेमल होता है वो प्रभावित होता है, तो दांतों में पीलापन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें भी 2 सूचियां दी गई हैं, घटना और उसके संबंधित यौगिक के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, अम्ल वर्षा, इसका जो यौगिक है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, 3 से मिला दीजिए। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 4 से मिलाइए। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड 2 से मिलाइए। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1 3421 तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, ये बंगलुरु में है, कर्नाटक के। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है, ये कोलकाता में नहीं है, ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पे है, भोपाल में। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, भोपाल में। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। अगला है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था बनारस अखबार। कौन सा था, बनारस अखबार जो है हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रकाशत्व में तथा गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में, मतलब संपादक किए थे, काशी अर्थात बनारस से 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग 2017 में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 की है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022 की नहीं है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2019 में हुआ था, अक्टूबर 2019 से, और इसे 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर 2019 है सी वाला, ना कि 2022। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 की है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सत्य कौन से, 3 कथनों में से सही कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 8 अधिवेशन हुए थे, ये कथन गलत है। 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे। कितने, कुल 8 नहीं, कुल 9 अधिवेशन हुए थे। इसमें से देखिए, वर्ष 1988 इलाहाबाद से वर्ष 1946 मेरठ के बीच संपन्न होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, तो पहला कथन गलत। दूसरा, इलाहाबाद तथा प्रयागराज तथा लखनऊ में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, ये सही है। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस के विरोधी थे, ये भी सही है। तो दोनों कथन दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर 57 में देखते हैं,
पहला, वर्ष 1919 में स्थापित इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड कत्था की अग्रणी निर्माता है, ये कथन सही है। कत्था खैर के वृक्ष से उत्पादित होता है, ये भी सही है। कथौड़ी जनजाति कत्था बनाती है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है। उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद जो है, बरेली जनपद, ये कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे डी वाला सही है। ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड है, ये कहाँ पर है? ये बरेली के इज्जत नगर में है, बरेली के इज्जत नगर में है, ठीक है। मतलब इसके जो प्लांट हैं आपके उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में है, आपके गुजरात के ओशोज बड़ोदरा में है, जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये क्या है? कच्छ वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है, इन्हें तटीय जैव ढाल का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, मैंग्रोव कच्छ वनस्पति को, सही है। ये केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये कथन भी आपका सही है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा। पहला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। नहीं, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा की गई थी। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, नई दिल्ली में मुख्य पीठ के अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 क्षेत्रीय पीठ है, 4 क्षेत्रीय पीठ है। तो देखिए, एक तो आपका नई दिल्ली में, ऐसे कुल 5 पीठ हो गए, नई दिल्ली में है। 4 जो अन्य हैं आपके कहाँ पे? पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में। तो एक मुख्य पीठ हो गई और 4 क्षेत्रीय पीठ हो गए। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेल है। तो देखिए, पहला, खाद्य श्रृंखला मतलब जीवों का अनुक्रम जो अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तो 2 से मिलाइए। खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल क्या है? देखिए, एक साथ संचालित और आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या, ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो यहाँ पर खाद्य जाल कहलाती है। तो ये आप 1 से मिला दीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? ये खाद्य श्रृंखला में जीव स्थिति का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, 4 से मिला दीजिए। जैव रसायन चक्र क्या है? ये आपका वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल के माध्यम से पदार्थ का चक्रीय संचालन है, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट नहीं है? कौन सा कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट नहीं है? इसमें देखिए, आपका इलिटम, आर्सेनेट, अस्पार्टम, जो है, ये इसके अतिरिक्त सैक्रिन, सुक्रालोज, ये कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट है। जबकि जो आपका आर्सेनेट, देखिए, एलिटम, अस्पार्टम, सैक्रिन, ये क्या है? ये कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट है। जबकि आर्सेनेट जो है, ये खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों व दवाओं को रंग प्रदान करने वाला रासायनिक रंग या कण है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? एक विधिक या कानूनी अधिकार है, एक विधिक या कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? यह जो कानून है आपका 1996 में, इसे पेशा अधिनियम भी कहते हैं, 1996 में यह पारित किया गया। भारत के राज्यों संघ राज्यों की विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या जिस राज्य या संघ राज्य में है, वह सदस्य संख्या क्या है? वह सदस्य संख्या आपकी कितनी है? 30 है, जो कि पौंडीचेरी में है। कितनी है? 30 है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 64 का बी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो कौन सा निर्वाचन हुआ था? यहां पर आप देखें, आपका जो 1945 का निर्वाचन हुआ था, 1945 का निर्वाचन। तो ये जो है आपका, देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्नगत वर्षों में वर्ष 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो इस प्रकार से आपका ए और सी दोनों हो गया ना,
ए और सी दोनों हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2023 की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को, आईआईटी मद्रास को मिला है। ठीक है, और देखिए समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर क्या है? यहाँ पर दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 ये क्या है? पंचायत 3 से मिलाइए। भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र 1 से मिलाइए। भारतीय संविधान का भाग 4A ये मूल कर्तव्य है, तो आप 4 से मिला दीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका 2 से मिला दीजिए, तो 3142 ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां फिर से दी गई हैं, संस्थान और अनुच्छेद, ये हमें सुमेलित करना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 में है, 3 से मिला दीजिए। वित्त आयोग 280 में 2 से मिला दीजिए। प्रशासनिक अधिकरण 323A में है, तो 4 से मिलाइए। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, 1 से मिलाइए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3241 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। यहाँ पर देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, ये कथन सही है। दूसरा, नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर पवित्र सिंगोल स्थापित किया गया, नहीं। इसे जो लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सिंगोल को स्थापित किया गया, तो दूसरा गलत है। तीसरा, नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों सहित कुल 866 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा में 380 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, नहीं। यहाँ पे देखिए, ये 866 नहीं है, 888 सीट, 888 888 सीटों की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा में कितने? 384, 380 नहीं 384 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी। तो यहाँ पर पहला कथन केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है। 4 के चारों कथन सही है, 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना आपका चंडीगढ़ में, कहाँ की गई? चंडीगढ़ में की गई है। ठीक है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए 4 उपाय दिए गए, पहला, और इनमें से चुनना है कौन कौन से कर सकते हैं, किसके द्वारा? कानून बना करके, सही है। शिक्षा के उन्नति के द्वारा, सही है। जन जागरण के द्वारा, ये भी सही है। नौकरियों में प्रवेश दिला करके, इससे उतनी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? किसे प्रदान किया है? आम आदमी पार्टी को प्रदान किया गया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को। और देखिए, इसके अतिरिक्त आपका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया। अब वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं भारत में? 6 हैं, ये संख्या याद रखिएगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो पहला, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये नीति निषेध सिद्धांत में आता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं आता है इसमें। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस जंक्शन पर स्थित प्लेटफॉर्म को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है? तो किसे किया गया है? ये कर्नाटक के हुबली जंक्शन को। ठीक है, इससे पहले यह खिताब किसके पास था? गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास था। आगे चलते हैं। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? इन चारों में से किस वर्ष महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी लोकसभा में?
यहाँ पर आप देखें 1977 में, 1977 में, ठीक है, 1977 में, 1977 में। देखिए इस समय महिला महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 19 थी। कितनी थी? 19 थी। देखिए 2019 का जो लोकसभा आम चुनाव हुआ है, इसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 78 है, जो अब तक के लोकसभा के सभी आम चुनाव में सर्वाधिक है, 78। आगे बढ़ते हैं। लेखानुदान। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर के अनुच्छेद 132 को पढ़ना, 134A को मिलाकर 132 को पढ़ना, ठीक है। तो इसको एक साथ पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है संस्थाएं और स्थापना के संबंध में? यहाँ पर आप देखें, अंतरराज्यीय परिषद 1990 में स्थापना होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है, 1952 में, तो बी वाला सही नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2023 में अमेरिकी यात्रा संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा। पहला, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। तो यह पहली आधिकारिक यात्रा थी, यह कथन आपका सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जो प्रधानमंत्री द्वारा बैठक के संबोधन का 6वां अवसर था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व जो ये आधिकारिक दौरा किया, इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया, लेकिन ये सभी यात्राएं जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु की गई थी। ये एक आधिकारिक यात्रा थी। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, और अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था, ना कि छठा, दूसरा था। तो आपका कथन एक सत्य है, दूसरा गलत है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य कहाँ के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज जो है भारत की यात्रा पे थे। आगे यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, और यहाँ पर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94। हाँ, 94 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में यहाँ पे देखते हैं। से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। पहला, इस सूचकांक में नॉर्वे जो है शीर्ष स्थान पर है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये इसका 21वां संस्करण, इसमें नॉर्वे जो है शीर्ष स्थान पर, ये कथन सही है। दूसरा, सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में 96वां था, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 161वें स्थान पर है। भारत जो है 180 देशों में 161वें स्थान पर है, जबकि 2022 में जो है 150वें स्थान पर था, मतलब और गिरावट हुई है। तो दूसरा कथन आपका गलत है। तीसरा, सूचकांक में उत्तर कोरिया को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये कथन आपका सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है? 161वां, ये ध्यान रखिएगा, 2022 में 150वां था। अगला है, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो ये कौन सा बना है? फिनलैंड जो है नवीनतम इसका सदस्य बना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो 30वें नंबर पे था वो उत्तरी मैसेडोनिया बना था। आगे बढ़ते हैं। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन पढ़िए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी आपकी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? किसमें जोड़ा गया था? तो ये 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जो है इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो इसे जो है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, जिसे एपीएमसी कहते हैं, एपीएमसी, इसके तहत इसको विनियमित किया जाता है। अगला है 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 समेत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य कथन है? पहला, एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सही है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार M किरमानी और गीतकार चंद्रबोस थे। सही है। यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR पर फिल्माया गया। सही है। 95 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वाधिक 10 ऑस्कर पुरस्कार फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए। तो ये कथन आपका गलत है। देखिए 10 नहीं मिले बल्कि 7 ऑस्कर प्राप्त हुए से 7 ऑस्कर, तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब प्रभावी हुआ? भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार जो है 1862 में 1862 में जो है ये प्रभावी हुआ था। देखिए 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई जो 1 मार्च 1862 से प्रभावी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? तो देखिए यहां पर आपके 4 कथन दिए गए हैं। तो किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? पहला, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने पर होगी। सही बात है। दूसरा, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, नहीं, इससे कमी होगी। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, इससे होगी। चौथा, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों की सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, ये भी नहीं। तो पहला और तीसरा, यहां पर आपका पहला और तीसरे के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन, जुलाई 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो यह जो है आपका भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है ईरान जो है SCO का 9वां सदस्य देश बना है, 9वां। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान जो है इसमें अतिथि देश के रूप में पार्टिसिपेट किया था और ये वर्चुअल माध्यम में हुआ था ये आयोजन। अगला 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान 2022-23 समेत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला, वर्ष 2022-23 के लिए जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 140.04 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कितना अनुमानित, कितने पे है? 160.06, कितना अनुमानित है? 160.06 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह 9.1% अनुमानित है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन 2 सत्य है जबकि कथन 1 असत्य है। अगला है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि, कब कहा जा सकता है? तो चारों विकल्प को आप देखिए, इसमें से आप विकल्प बी पढ़िए, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। यदि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है तो वो देश ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है। वही क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 क्या है आपका कि निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है? तो देखिए, बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसी का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आपका वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, ये भी उसी का है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है इसका हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है।
भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो ये देखिए, इसमें आपका आगरा, आगरा दिल्ली जयपुर, आगरा दिल्ली जयपुर है, आगरा दिल्ली और जयपुर। यदि आप मानचित्र पर देखेंगे तो दिल्ली, आगरा और जयपुर ये त्रिभुज का आकार बनाते हैं, इसलिए इसे स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय लाभांश जो है किस ग्रुप में रहेगा? तो जनसांख्यिकीय लाभांश जो है आपका 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो है ये जनसांख्यिकीय लाभांश वाला कहलाती है। वर्ष 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉच तथा एनियल हुलियर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया है? तो यह जो है आपको यह जो पुरस्कार है इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। तो डी ऑप्शन अगला है। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। यहां पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, 4 से मिलाइए। उत्तर वैदिक समाज ये आपका कृषक था, 3 से मिलाइए। ऋग वैदिक समाज जो है चारागाह वाला था, 1 से। मध्यकाल जो था जमींदारी वाला, मध्यकाल जमींदारी वाला, तो 2 से मिलाइए। 4-3-4-3-1-2 डी ऑप्शन। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को जो है क्या कहा गया है? इसे विदक भागम कहा गया। क्या कहा गया? विदक भागम कहा गया है, ध्यान रखिएगा। विदक भागम या उदक भागम भी कहते हैं। जबकि हिरण जो है, हिरण ये मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था, नगद कर। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को जो है उद्रंग कहा गया, उद्रंग कहा गया है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उद्रंग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो मोटुपल्ली। कौन सा था? मोटुपल्ली था। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मोटुपल्ली जो है काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है कौन सी है? यह है ताजुल मासिर, नहीं सॉरी, तारीखे फिरोज शाही है, तारीखे फिरोज शाही है, 3 से मिला दीजिए। हसन निजामी की कौन सी है? हसन निजामी की आपकी ताजुल मासिर है, 4 से मिलाइए। मिनहाजुस सिराज की तबकाते नाशरी है, 2 से मिला दीजिए। याहिया बिन अहमद की तारीख ए मुबारक शाही है, 1 से मिला दीजिए। तो 3-4-2-1 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में मिलाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 116 नंबर क्वेश्चन में इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, आपका इसमें जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये कहाँ पे? खुलदाबाद में नहीं है, ये फतेहपुर सिकरी में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे? ये फतेहपुर सिकरी में नहीं है, ये आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा जो है वो खुलदाबाद, कहाँ पे है? खुलदाबाद में है। जबकि अब्दुल रहीम खानकाना का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। तो डी वाला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मोनरो का संबंध बक्सर के युद्ध से है, सही है। आपका लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से है, सही है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड वेल्लेली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है, ये भी सही है। डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध जो है लॉर्ड हेस्टिंग से है। किसका है? लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध है, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अगला है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने नहीं माना था? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने जो है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार थे, इन्होंने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहा कि तथाकथित राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था, ये कौन सा था? ये अमृतसर अधिवेशन था, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है।
अमृतसर अधिवेशन 1919 इनका अंतिम अधिवेशन था। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 में क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही नहीं है इन चारों में से? तो यहाँ पर पहला, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये कथन सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये इनका मानना था, ये भी सही है। सी, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये कथन गलत है। उनको यूएसए से क्या मतलब था? यहाँ पर डी वाला जो है कथन वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 121 नंबर क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, दो कथन जो दिए गए हैं, इसमें पहला है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी इनको, बिल्कुल इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी, ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जो है डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता है। इसके अतिरिक्त महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गफ ने महिला एकल का खिताब जो है आरेना शबालेका को हरा करके जीता है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, घटना और किस अवसर पर होती, मतलब किस तारीख को हुई है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है ये 31 दिसंबर 1929 का है, दो से मिला दीजिए। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, वन से मिलाइए। दांडी मार्च जो है आपका कब होता है? 12 मार्च 1930, चार से मिलाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये सितंबर 1931 का है, सितंबर 1931, पाँच से मिला दीजिए। तो आपका 2145 हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और उद्यानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना प्रथा, तो ये कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, तो यहाँ पर बी ऑप्शन। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? तो ये इटावा को जाना जाता है। किसको? इटावा को। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो कहां पर है? रामपुर में है, रामपुर में सर्वाधिक है। वहीं 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको? तो 1 माइक्रोन जो होता है ये 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। 10 पावर, ऐसे तो ये 10⁻⁻6 मीटर दिखाता है, परंतु इसको यदि आप सेंटीमीटर में लेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तो यह जो है आपका गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। हमें हरी घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई पड़ता है साहब? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसलिए हमें वह हरा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंफ्रारेड का। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो एक ब्रीडर रिएक्टर वह होता है, सी ऑप्शन, वह जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, यूज करता है। अगला है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। सही है कांड, क्योंकि पानी की विशेष ऊष्मा जो है वो बहुत अधिक होती है। तो कथन कांड दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रतिचर नॉक्टर्नल होते हैं? मतलब ये रात्रि में निकलते हैं। देखिए, आपका मच्छर चमगादड़ उल्लू ये मुख्यतः रतिचर होते हैं, तो आप मच्छर को देखेंगे दिन में भी काटते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है?
रूपांतरित स्तंभ है, तो इसमें देखिए आपका जो आलू है, आलू जो है रूपांतरित स्तंभ में आएगा। आलू एक अंतः भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद या ट्यूबर है जिसमें भोजन का संचय होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कथन कारण का प्रश्न है, फिर से बताना सत्य कौन सा। देखिए अभिकथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, यह सही है। कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये भी सही है। परंतु ये स्पष्टीकरण नहीं है, ये स्पष्टीकरण नहीं, तो कथन कारण दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पादप हार्मोन और कार्य, ये दो सूचियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए ऑक्सिन, ये जो है शिखर, ये क्या कार्य करता है, शिखर प्रधानता का कार्य करता है, तो ये 4 से मिलाइए। जिबेरेलिन जो है आपका, ये क्या करता है, कोशिका वृद्धि, 1 से मिलाइए। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन, 2 से मिलाइए। एविशिक अम्ल, ये वृद्धि अवरोधक होता है, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपचार नवीनतम है। इन चारों में से देखिए त्रिविम अनुरूप विकिरण चिकित्सा, 3D CRT, इम्यूनोथेरेपी, IMRT, अणुलक्षित चिकित्सा, इनमें जो आपका जो सी ऑप्शन है तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, ये जो है नवीनतम है, ये आपका नवीनतम है। ठीक है, इसे इंग्लिश में जो कहते हैं वो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी कहते हैं। यह चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक को सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस देश में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है, तो कहाँ पर की है, अफ्रीकन कंट्री रवांडा में। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री रवांडा की राजधानी किगाली में की गई है। ठीक है, और इस बैठक में युगांडा गणराज्य, कोमोरो संघ तथा माली गणराज्य में कई सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ पहलुओं को कम करते हुए वर्ष 2023 हेतु अपनी राज्य शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, तो पश्चिम बंगाल ने की है। किसने की है, पश्चिम बंगाल ने की है। ठीक है, देखिए हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ पहलुओं को कम करते हुए वर्ष 2023 हेतु अपनी राज्य शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।